नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुरजीत आज आपके सामने अपना नया YouTube चैनल डॉक्टर गुरजीत सिंह ऑफिशियल लेकर आया हूं, जिसका मेन पर्पस आप सभी तक विभिन्न बीमारियों के बारे में सही जानकारी पहुंचाना है। मेरे डे टू डे प्रैक्टिस लाइफ में अक्सर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो मेरे पास आने से पहले अपनी बीमारी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ डिफरेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उससे जुटा कर आते हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि उनकी जो जानकारी होती है या तो वो आधी अधूरी होती है, या वो गलत होती है, या वो भ्रांतियों से भरी हुई होती है। तो इसी वजह से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं एक अपना YouTube चैनल स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मेरी ये कोशिश रहेगी कि जिस बीमारी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो उसकी ऑथेंटिक जानकारी, प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुँचे कि वो बीमारी क्या है, वो बीमारी क्यों होती है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे आप उसको पहचानेंगे, उसका क्या इलाज संभव है, इलाज है भी या नहीं है, आप अपने से उसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज इसकी शुरुआत हम एक ऐसी बीमारी से करेंगे जिससे हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग पीड़ित हैं। वो है एलोपेशिया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अत्यधिक बाल झड़ना कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी के लिए परेशानी पैदा करने वाली होती है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में अच्छे लंबे घने बालों का बहुत ही महत्व है। खासकर महिलाओं के लिए इसकी एक अलग महत्ता होती है। तो इस वजह से ये ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का कारण बन जाती है। तो आज हम लोग इसी के विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर अत्यधिक बाल झड़ना होता क्या है, किस वजह से होता है, उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। सामान्यतः एक आम व्यक्ति के सिर पे लगभग 1 लाख बाल होते हैं जो 1 सेंटीमीटर प्रति माह की रफ्तार से बढ़ते हैं। इन बालों की ग्रोथ 3 स्टेजेस में होती है। पहला होता है एनाजिन, दूसरा कैटाजिन और तीसरा टेलोजिन। एनाजिन वो स्टेज है जिसमें हमारे बालों की लंबाई बढ़ती है। यह स्टेज हमारे शरीर में 3 से 6 सालों तक रहता है और इसके बाद दूसरे स्टेज, जिसको कैटाजिन कहते हैं, उस स्टेज में आने पर बालों की ग्रोथ रुक जाती है, प्रोटीन बनना भी बंद हो जाता है। यह स्टेज लगभग 3 से 4 सप्ताह तक रहता है, जिसके बाद बाल अपने तीसरे स्टेज, जिसे टेलोजिन स्टेज कहते हैं या रेस्टिंग फेस कहते हैं, उसमें आ जाते हैं। और इसमें 3 माह रहने के बाद वो बाल टूटकर हमारे शरीर से निकल जाते हैं। परंतु जैसे ही ये बाल टूटते हैं उसके पहले ही उसकी जगह में नए बालों का विकास होना ऑलरेडी शुरू हो जाता है। हमारे बालों की उम्र औसतन 5 से 7 साल होती है। तो हर 5 से 7 साल में पुराने बाल जाते हैं और उनकी जगह नए बालों का विकास होता रहता है। इसी वजह से हम पूरी तरह से बॉल्ड या टकले नहीं होते हैं। तो लोगों को ये समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के डेली बेसिस पे 50 से 100 बाल टूट रहे हैं तो उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि जो पुराने बाल जा रहे हैं, जिनकी उम्र ख़त्म हो गई है, वो जाएंगे और उनकी जगह नए बाल आएंगे। और क्योंकि नए बाल जो आते हैं उनके विकास की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए लोगों को तुरंत पता नहीं लगता कि हाँ बाल आना शुरू हो गए। उनको सिर्फ वो ये दिखता है कि कितने बाल चले गए। अब हम जानेंगे कि ये बालों का झड़ना कितने तरह का होता है और इसके क्या क्या कारण हैं। सबसे कॉमन जो प्रकार है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़ एलोपेशिया। इसका मतलब होता है कि हमारे सर के लगभग हर हिस्से से थोड़े बहुत बाल टूटते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है। सबसे सामान्य कारण है जैसे कि किसी को बार बार तेज़ बुखार होना, लंबे समय तक बुखार रहना,
महिलाओं में प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, एबॉर्शन के बाद, आम व्यक्तियों में किसी मेजर सर्जरी के बाद, किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद इस तरह की परेशानी हो सकती है। आमतौर पर ऐसे कंडीशंस में इन घटनाओं के 2 से 3 महीने के बाद बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो उसका कारण ये है कि इन वजहों के कारण जो बाल एनाजन स्टेज में रहते हैं वो अचानक से आपके टेलोजन स्टेज में आ जाते हैं और उसके बाद 2 से 3 माह बाद वो झड़ना शुरू करते हैं। एक बहुत ही रोचक बात अक्सर पेशेंट्स बताते हैं कि किसी लेडी को अगर बच्चा हुआ है तो वो 2 से 3 महीने बाद दवा लेने आती है कि हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, तो कहती है कि हाँ, घर में तो हमारी मम्मी कहती हैं बच्चा जब मुस्कुराता है तब उसकी माँ के बाल टूटना शुरू होते हैं। तो दरअसल 2 से 3 माह में बच्चा मुस्कुराना सीखता है और वो कोइंसाइड कर रहा है आपके बालों के स्टेज से और उस समय वो बाल टूट रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। किसी को टाइफॉइड हुआ है, किसी को जॉन्डिस हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, कोविड हुआ है, डेंगू है, चिकन पॉक्स है या जॉन्डिस हुआ है, तो ऐसी बीमारियों से उबरने के 2 से 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, लेकिन उसकी जगह नए बाल भी आते हैं। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से बाल ज़्यादा टूट सकते हैं, जिनमें पीसीओडी जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिन महिलाओं में। इसमें ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं जिसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है। इनकी बॉडी में मेल हार्मोन का सिक्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है जिसके कारण ये कंडीशन होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ इसको कहते हैं। इसके अलावा थायराइड की बीमारियों में भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अगर आपका थायराइड नॉर्मल से कम काम कर रहा है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसमें भी आपके बालों की संख्या बहुत घटती है सर से। और यदि थायराइड नॉर्मल से ज़्यादा काम कर रहा है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, उस कंडीशन में भी बाल ज़्यादा टूट सकते हैं। इसके अलावा मैल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है। ये मैल न्यूट्रिशन गरीबी के कारण हो सकता है, कम जानकारी के कारण हो सकता है, और तीसरा आज के ज़माने में वज़न घटाने के कारण हो सकता है। बहुत सी महिलाओं में या मेल पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि वज़न घटाने के लिए वो बहुत कुछ खाना छोड़ देते हैं जो उनके बॉडी के लिए ज़रूरी है, उनके बालों के विकास के लिए ज़रूरी है। हमारे बालों को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारे खून के द्वारा मिलता है। तो अगर हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेंगे तो वो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस उनके बालों तक, उनके हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंचेंगे। तो वैसी हालत में उनके बाल टूटेंगे, उनके बाल सफ़ेद भी होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बहुत बाल टूट सकते हैं, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट को जब रेडिएशन दिया जाता है या उनको एंटी कैंसर मेडिसिन्स दी जाती है जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, उस कारण भी मरीज के सर से बहुत ज़्यादा बाल टूट सकते हैं। ये हो गया डिफ्यूज़ एलोपेशिया के बारे में। इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जिंक है, आयरन है, प्रोटीन है। अगर इनकी भी कमी आपके शरीर में हो तो उस वजह से भी डिफ्यूज़ एलोपेशिया आपको हो सकता है। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड हेयर फॉल। आप लोगों ने देखा होगा कई मरीजों के सर पे पैचेस से बाल उड़ जाते हैं, छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं जहां बाल नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशन को एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। ये कुछ कारणों से हो सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके अलावा अगर आपके सर पे फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से ऐसा हो सकता है। एक बहुत ही सीरियस बीमारी जो आजकल कम होती है, सिफिलिस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसमें ऐसा हो सकता है। अगर आपके सर पे घाव वगैरह बहुत हो जाएं, तो घाव सूखने के बाद अगर वहाँ स्कार बन जाए तो उससे वहाँ के हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस वजह से ऐसा हो सकता है कि वहाँ बाल ना हो। इसमें सबसे जो कॉमन है वो है एलोपेशिया एरियाटा बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है?
आप हर जगह इम्यूनिटी बूस्टर ये सारी बातें आप लोग सुनते रहते हैं आजकल। तो आपके इम्यूनिटी के लिए जो जिम्मेवार हैं, जो आपके सिपाही इम्यूनिटी के, उनका काम होता है आपके बॉडी को बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आए तो उससे लड़ना, आपको बचाना। लेकिन उनकी ये खासियत होती है कि वो आपके बॉडी के जो अपने सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको टारगेट नहीं करते हैं। जैसे आपने घर में एक चौकीदार रखा है कि वो बाहर से किसी को आने ना दे, लेकिन घर के मेंबर्स को तो वो अलाउ करता है। अगर ये समझ उस चौकीदार में ख़त्म हो जाए, वो घर के मेंबर को भी ना पहचान पाए, तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वही कंडीशन है जहां हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को अपना नहीं समझ पाता है और उसको वो टारगेट करता है, जिसकी वजह से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। उसमें से एक है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है बालों की झड़ने की, जिसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। ट्रैक्शन से ही मतलब आप समझ सकते हैं कि खींचना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बालों को खींचकर, बहुत ज़ोर से खींचकर जूड़ा वगैरह बनाता है, महिलाओं में ऐसा होता है, हम सिख लोगों में, यंग लड़कों में होता है जो जूड़ा करते हैं, वो अगर बालों को बहुत खींचकर बांधते हैं तो वो जिस जगह ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है वहाँ से बाल टूटने लगते हैं। एक और तरीका आजकल इसका ईजाद हो गया है, गर्ल्स में खासकर, वो लोग हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए जाते हैं कि भाई हमको हेयर स्ट्रेटन करवाना है, बालों को सीधा करवाना है, उनके कर्ली हेयर्स हैं। तो उस प्रोसेस में भी वही चीज़ होती है कि वो करने से भी बालों के रूट्स पे खिंचाव पड़ता है और बाल ज़्यादा टूटते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको ट्राइकोटिलोमैनिया कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से कई बार ऐसा देखा गया कि वो अपने बालों को नोचते हैं, बालों को खींचते हैं, तो उस वजह से भी आपके वहाँ से बाल टूट सकते हैं। इन सब के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटी या कारण आप बता सकते हैं बालों के झड़ने का, जिसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न एलोपेशिया। जब हम मेल पैटर्न कह रहे हैं तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये पुरुषों में ज़्यादा होता है। ये एक हार्मोन्स की वजह से होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन आपके हेयर फॉलिकल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पे अटैच होके वो हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, सिकोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ से बालों की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिन वजहों से आपके बाल टूट सकते हैं। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर अपने बालों के टूटने से परेशान हो तो इन बातों को ध्यान में रख के समझने की कोशिश करें कि क्या कारण आपके मामले में हो सकता है। जो अभी मैंने जो बताया एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेरिडिटी। ये आनुवांशिक होता है। अक्सर जिस व्यक्ति को ये तकलीफ़ है उसके अपने फैमिली में या उसके मम्मी के साइड में इस तरह की बीमारी रहती है जो जेनेटिकली उस तक पहुंचती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि अगर आपको हेयर फॉल की परेशानी है, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, तो आप खुद से क्या कर सकते हैं जिससे कि ये तकलीफ़ आगे बढ़े ना। सबसे बड़ी गलतफहमी आज के दिन लोगों में ये है कि किसी तेल या किसी शैम्पू से बालों का झड़ना कम हो सकता है, रुक सकता है। तो ये पूरी तरह से सरासर गलत बात है। हेयर ऑयल्स का आपके बालों के झड़ने से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपके बालों को जो न्यूट्रिशन मिलती है वो उनकी जो ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू पहुंचती है। किसी तेल से आपके हेयर फॉलिकल्स में वो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस नहीं पहुंच सकते हैं। तो तेल लगाने का एकमात्र फ़ायदा होता है कि उससे बालों में थोड़ी शाइन रहती है और उसको एक जगह बांधे रखने में सुविधा होती है। उसी तरह से शैम्पूज़ की बात है।
लोग तरह तरह के शैम्पूज़ यूज़ करते हैं। आज मार्केट में डेली कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है कि ये ऑयल यूज़ कीजिए, ये शैम्पू यूज़ कीजिए, इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो ये सरासर माने बेबुनियाद बातें हैं। शैम्पू का काम है आपके स्कैल्प को क्लीन करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिन लोगों के बाल ज़्यादा टूटते हैं, अगर उनके बाल ड्राई हैं तो उनको अपने बालों को धोने के बाद रगड़ना नहीं चाहिए, ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ड्रायर यूज़ करेंगे तो हेयर्स और ड्राई होंगे, वो स्प्लिट होंगे, दो मुहा बाल होंगे। एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर आप हेयर डाई यूज़ करते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि हेयर डाई यूज़ करने से, बालों में कलर यूज़ करने से भी बाल और ज़्यादा ड्राई होंगे, कमज़ोर होंगे, ज़्यादा टूटेंगे। इसके बाद आती है सही खान पान की। इस सही खान पान, जैसा मैंने बताया कि आप सही चीज़ें खाओगे तो वो उसमें जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस हैं वो आपके रक्त के द्वारा आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुँचेंगे। तो हेयर फॉल के कंडीशंस में क्या खाने से आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है, उसमें आप ध्यान दीजिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, कैरेट्स लीजिए, टोमेटो लीजिए, आप चुकंदर के बीज लीजिए। नॉनवेज में आप फ़िश ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डिफ़िशियंसी है, वो आयरन की डिफ़िशियंसी है या जिंक की डिफ़िशियंसी है, तो आप उसके सप्लीमेंट साथ में ले सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपनी तरफ से अपनी मदद खुद कर सकते हैं। जिन लोगों को मेल पैटर्न एलोपेशिया है, उनको कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो एक हार्मोन है, DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ जाके बाइंड करता है और उसको श्रिंक करके उसको सिकोड़ के छोटा कर देता है, जिससे आपके हेयर्स की ग्रोथ नहीं होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लेने से हम इस हार्मोन के असर को कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि कैरोटीन लीजिए आप, उसमें आप टोमेटो लीजिए, आप मैंगो लीजिए, आंवला लीजिए और चुकंदर के बीज लीजिए। ये सारी चीज़ें लेके आप, इसके अलावा और भी कुछ हैं जैसे कि ग्रीन टी है, ये सब लेने से जो DHT का जो एक्शन है वो थोड़ा कम होता है आपके बालों पे, तो उसको आप रोक सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से आपको समझ लेनी है कि जिनको भी मेल पैटर्न एलोपेशिया है उसको रोका जा सकता है, लेकिन रिवर्स नहीं किया जा सकता है। माने जितना नुकसान आपका हो गया है वहाँ तक आपकी बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन पहले वाली स्टेज में आपकी बीमारी को नहीं लाया जा सकता है। आप जहाँ से बाल ख़त्म हो चुके हैं वहाँ फिर से बालों की रीग्रोथ होनी मुश्किल है, जबकि बाकी कंडीशंस में आपके बालों की रीग्रोथ हो सकती है। अब बात करते हैं इस बीमारी के इलाज की। होम्योपैथी में इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, बशर्ते आप धैर्य रख के लंबे समय तक दवाएं खाएं। इसमें बहुत कम समय में आपको बहुत अंतर महसूस नहीं होगा। ये मानकर दवाएं शुरू करें कि आपको लंबे समय तक दवा खानी होगी। और मैं इतना एश्योर कर सकता हूं, जो मेरे पिछले 33 साल का अनुभव है, कि आप लोगों को ज़रूर लाभ होगा। तो इसका इलाज करते समय होम्योपैथी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का बिल्ड कैसा है, मेकअप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके बाकी कंडीशंस कैसी हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं किस वजह से हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम लोग दवाओं का चुनाव करते हैं। लेकिन हम कुछ कीनोट्स आपको टिप्स दे रहे हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डरे, बिना घबराए। सबसे पहले डिफ्यूज़ एलोपेशिया की बात करते हैं, जिसमें कि सर के लगभग हर भाग से कुछ कुछ बाल टूटते रहते हैं। तो उसके लिए हमारे होम्योपैथी में एक दवा है जिसका नाम है विज़बेडन। ये दवा अगर नियमित रूप से आप 200 पावर की इस्तेमाल करते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो 3 से 6 महीने में आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलना
लगभग निश्चित है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने एक पेशेंट की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस लेडी के सर के बाल जब वो हमारे पास पहली बार आई थी तब कैसे थे, और 6 महीने साल भर दवा खाने के बाद उनके बालों में कितना सुधार आया, कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें कि पैचेस में बाल उड़ जाते हैं। इस तरह के पेशेंट में कंपैरेटिवली कम समय में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है, बाल आने शुरू हो जाते हैं। कई बार जो नए बाल आते हैं वो थोड़े से सफ़ेद ग्रेइश कलर के होते हैं, तो पेशेंट घबरा जाते हैं कि अरे मेरे सफ़ेद बाल क्यों आ रहे हैं। बट जैसे जैसे बालों की ग्रोथ होती है उनमें कलर भी आ जाता है। लेकिन इस बीमारी में मरीज़ को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी रिलैप्स करती है कई बार कि आपने दवा ली, थोड़ा सा ठीक हो गया, आपने कोर्स पूरा नहीं किया, दवा छोड़ दी, 6 महीने साल भर पता लगा फिर से उसी तरह से पैचेस में बाल उड़ने लगे। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिनको भी ये तकलीफ़ है तब तक दवा कंटिन्यू रखें जब तक आपके फिजिशियन आपको दवा लेने के लिए कह रहे हैं। जहाँ तक रहा होम्योपैथिक दवाओं की बात, तो मैं 2 केसेस आपको दिखा रहा हूँ। एक छोटे बच्चे में इस तरह का केस है, एक यंग एडल्ट में है। तो यंग बच्ची की एक फ़ोटो आप देखिए, उसमें आप देख सकते हैं कि उसके सर के बाल बीच से पूरी तरह से उड़ गए थे। वो बच्ची स्कूल जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको कैप पहन के जाना पड़ता था, लोग उसको चिढ़ाते थे। लेकिन लगातार दवा खाने के बाद उसके बाल बहुत लंबे, बहुत घने, आज उसके नी लेंथ के बाल हैं। आज वो लड़की जवान हो गई है। दूसरी फ़ोटो मैं दिखाता हूँ एक वयस्क की, एक एडल्ट पर्सन की, जिसके कि सर के कई हिस्सों से बाल उड़ चुके हैं, और उन्होंने भी जब रेगुलर ट्रीटमेंट लिया है तो दवा लेने के बाद उनके सारे बालों की रीग्रोथ हो गई है। तो ये फ़ोटोज़ दिखाने का पर्पस यही है कि आप विश्वास रखें कि आप ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप सही ढंग से दवा खाएं, और जब तक डॉक्टर आपको कहते हैं दवा खाएं। इस तरह के केसेस में भी एसिड फ्लोर बोल के एक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। फॉस्फोरस एक दवा है, वो बहुत अच्छा काम करती है। वाइसबेडेन भी बहुत अच्छा काम करती है। एक कंडीशन होती है एलोपेशिया टोटलिस, जिसमें कि आपके सर के लगभग सारे बाल खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, एक यंग लड़की 22-23 साल की, जब पहली बार वो मेरे पास आई है तो आप देख सकते हैं वो विग पहन कर आई है। उसने विग अपना पीछे कर रखा है और उसकी फ़ोटो मैंने ली है। और लगातार इलाज करने के बाद उसके अपने बाल आए, अपने घने बाल आए, वो भी वो उस फ़ोटो में आप देख सकते हैं। तो लेकिन मूल मंत्र वही है, आपको धैर्य रखना है, डॉक्टर को टाइम देना है कि वो अच्छे से आपका इलाज कर सकें। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, या चोट लगने से ब्लीडिंग हुई है, या ऑपरेशन के बाद बाल टूट रहे हैं, तो उस कंडीशन में चाइना 30 बोल के एक दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसा मैंने बताया था कि एक्यूट इलनेस के बाद कि बहुत तेज़ बुखार हो गया किसी भी वजह से, जॉन्डिस हो गई, मलेरिया हो गया, उसके बाद अगर टाइफॉइड हो गया, बाल बहुत टूट रहे हैं, तो 2 दवाओं मैं आपको बताऊंगा। एक का नाम है सेलेनियम और एक का नाम है थैलियम। इन 2 दवाओं से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। मेंटल स्ट्रेस की मैंने बात की थी कि मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड है, उससे बाल बहुत टूटते हैं, अगर वो उस वजह से अपने बाल खींच रहा है, तोड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में कैलीफॉस 6X का इस्तेमाल किया जा सकता है, और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पीसीओडी की बात जब आती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेडिसिन वाइज उसको आप पल्सटिला है, कैलकेरिया कार्ब है, ये दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। उसको अपना वेट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका वज़न बढ़ने लगता है, सर के बाल टूटने लगते हैं, फेस में आपको एक्ने होने लगता है, फेशियल हेयर्स होने लगते हैं। सर के बाल टूटते हैं लेकिन अनवांटेड हेयर्स इधर उधर होने लगते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं,
किसी को 1 महीने की बजाय 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पीरियड्स होता है। तो ऐसे मरीज़ों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जंक फूड से दूर रहना है, वेट कंट्रोल में रखना है और दवा खानी है, तब वो पूरी तरह से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है मेल पैटर्न एलोपेशिया, जो कि अधिकांश लोगों में पाया जाता है। तो इसके लिए जो दवा है, एक दवा है थूजा, जो हायर पोटेंसीज में हम लोग देते हैं, और उसके बाद फॉस्फोरस 30 और एसिड फ्लोर 200, इन 2 दवाओं का उनको सेवन करने दिया जाता है। और लंबे समय तक दवा लेने से उनकी कंडीशन जो है वहाँ रुक जाती है जहाँ तक थी। लेकिन जो सामने से बाल टूट गए हैं, वो सब बाल आने अब संभव उसमें नहीं होते हैं। किसी लेडी में अगर एबॉर्शन के बाद इस तरह की परेशानी डेवलप होती है, तो उस कंडीशन में सीपिया 200 जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ये रहा छोटा सा जिस्ट इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी क्या है, ये बीमारी होती कैसे है, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके दिलो दिमाग में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। और मेरी एक और राय रहेगी कि डॉक्टर के सलाह से, उनके संपर्क में रह के ही अच्छे तरीके से इसका इलाज कराएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।